आज 8 जुलाई है और बहुत दिनों बाद दोबारा से मैं कोई कहानी या किस्सा लेकर आया हूँ, और वो भी आज इसलिए कि सरहद पार के हमारे बहुत से दोस्त और ख़ासकर वहाँ का मीडिया बहुत ज़ोर शोर से 2 साल या 3 साल पहले हमारे कश्मीर में किसी एनकाउंटर को लेकर किस्से चला रहा है, जिसको हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था उसको कभी शहीद बता रहा है, और हम और हमारा मीडिया उसको कोई लॉजिकल जवाब देने की बजाय चुपचाप बैठा है। तो आज के मेरे इस कहानी या मेरे किस्से या इस हकीकत के पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कम से कम मेरे मीडिया के दोस्तों को और आप सब लोगों को ये समझाने का कि राजीव त्यागी के प्रशंसित एंकर की तरह ना बन के लॉजिकल बात करना सीखो, अपना दिमाग खोल के जवाब देना सीखो। इज्जत ख़राब करने से बेहतर है कि अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करो, बजाय इसके कि हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मार लिया पीट लिया के बातें करते रहें। वो लोग जैसे हमारे कश्मीर में किसी एनकाउंटर को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं रख रहे शायद कि आज 8 जुलाई को सरहद पार जिस देश को हम पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के भी 2 लोगों की यौम विलादत है। बेशक वो दोनों काबिल एहतराम हैं और उनको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी हकीकत भी बताना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आज के दिन रुखसती की थी पाकिस्तान की मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जीना ने, और दूसरे आज के दिन रुखसत हुए थे अब्दुल सत्तार ईदी। तो पहले फ़ातिमा जीना की बात कर लेते हैं। फ़ातिमा जीना पाकिस्तान के बाबा मुल्क, उनके राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जीना की बहन थी और पेशे से डॉक्टर थी। मोहम्मद अली जीना में अच्छाइयाँ थी या बुराइयाँ थी, ये सबके अपने अपने ख़यालात हो सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी की एक ख़ास बात थी कि वो बहुत ऊंचे दर्जे के अहंकारी थे और सनकी होने की हद तक जिद्दी भी थे। ऐसा आदमी जो जिद्दी होता है, अहंकारी होता है, उसकी एक कमज़ोरी होती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं होता। वो एक अजीब से दहशत में, अजीब से डर में रहता है और उस डर की वजह से वो किसी से अपने ख़यालात शेयर नहीं करता, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता। इसीलिए ऐसे लोग बहुत ख़ुसूसी सेक्रेटरीज़ नहीं रखते। जब मोहम्मद अली जीना बहुत बिज़ी रहने लगे और मुस्लिम लीग ने उनको अपना चेहरा बना लिया, उसके साथ साथ वो बीमार थे, टीबी के मरीज़ थे। टीबी उस वक्त में लाइलाज बीमारी होती थी। तो उनकी छोटी बहन फ़ातिमा जीना ने उनकी सेक्रेटरी और उनकी ज़िम्मेदारी सारी कबूल कर ली। जीना साहब गुज़र गए, फ़ातिमा जीना अकेली रह गई जो उनकी राजदार थी। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि मोहम्मद अली जीना को पाकिस्तान बनाने की अपनी गलती 15 अगस्त 1948 को ही एहसास हो गई थी और वो अपनी इस गलती को लेकर बहुत दुखी रहते थे। उसी बीमारी में वो चल बसे। उनकी ये राजदार फ़ातिमा जीना थी।
यहाँ तक पाकिस्तान जैसा जिन्ना ने सोचा था लगभग वैसा कागज़ों में तो चल रहा था। हकीकत में साजिशें कुछ और चल रही थी और उन साजिशों में सबसे बड़ी साजिश हुई अयूब खान को सत्ता पर बिठाने की। अयूब खान सत्ता पर आ गए, अमेरिका की कठपुतली बन गए और धीरे धीरे पाकिस्तान अमेरिका के कब्ज़े में चलता चला गया। चूँकि हम गुट निरपेक्ष थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन के लोग या जवाहरलाल नेहरू जी, ये लोग पूंजीवाद से अधिक गरीब होने के कारण, गरीब मुल्क होने के कारण समाजवाद की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो इसलिए माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम सोवियत लॉबी से इम्प्रेस थे, थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट और समाजवाद से इम्प्रेस थे। ऐसे में अमेरिका ने पूरी तरीके से ग्रिप कर लिया पाकिस्तान को और फातिमा जिन्ना जो राजदार भी थी, जो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक भी थी, जो भारत पाकिस्तान के एकीकरण के ख्याल को दोबारा से ज़िंदा करना चाहती थी, उनका कत्ल हो गया। आज उनकी यौम विलादत है। मैं इसीलिए याद कराना चाह रहा हूँ अपने पाकिस्तान के दोस्तों को कि मादरे मिल्लत का कत्ल हुआ था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो बंदा कह रहा है जो उनका खादिम था, जो शाम को घर जाने से पहले बाहर से ताला लगाकर चाबी ऊपर फेंक कर जाता था, क्योंकि मादरे मिल्लत बहुत डर के रहती थी, घबराहट में रहती थी। उस आदमी का ही कहना था कि जब उनको आखिरी गुस्ल दिया गया तो उनके पेट पर चाकू के निशान थे और उसमें से खून रिस रहा था। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता तो कराची के बनारस चौक में उस खादिम का बेटा आज भी रहता है, बहुत गुर्बत में रहता है, इकबाल मार्केट में मोमिन मस्जिद के पास किसी दुकान पर नौकरी करता है। आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो मैं मेन कहना चाह रहा था कि दोनों देशों के एकीकरण, भारत पाकिस्तान की मित्रता और गांधी जी की और नेहरू जी की प्रशंसा, ये तीनों बातें फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब मेरा भाई में लिखी, जिसको 1969 तक पब्लिश नहीं होने दिया। जब तानाशाही से और तानाशाही की तनकीदों से ध्यान बटाने की कोशिश हुई तो मुशर्रफ ने उस किताब को ज़रूर पब्लिश होने दिया, लेकिन उसकी पांडुलिपि के जो अहम पेपर थे और जो अहम चैप्टर थे वो सारे वहाँ से उड़ा दिए गए। तो जो देश अपनी मादरे मिल्लत को इज़्ज़त नहीं दे सका, जो मुल्क गुजरांवाला में एक जानवर के गले में तख्ती टांग कर ये घुमा सकता है कि मैं मादरे मिल्लत पाकिस्तान हूँ, उस देश को कम से कम भारत के लिए कुछ कहने का हक नहीं बनता। दूसरे काबिल एहतराम इंसान अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन वो किसी नोबेल के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने से उनकी इज्जत नहीं होती, बल्कि नोबेल पुरस्कार की इज्जत होती। हमारे यहाँ भी जो आखिरी नोबेल पुरस्कार मिला है, आधा मिला है सत्यार्थी जी को मलाला के साथ, जिनके लिए कहा गया था कि वो बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जब गोरखपुर में बच्चे मरे थे, जब कानपुर में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की अभी खबरें आ रही हैं, तब वो चुप हैं। ऐसा सब होने के बावजूद भी अब्दुल सत्तार ईदी को नोबेल तो छोड़ें, उसके देश ने ही कोई बड़ा पुरस्कार नहीं दिया।
अगर वो भारत में होते तो निस्संदेह वो भारत रत्न के काबिल होते। भारत के गुजरात से कराची गए हुए से ईदी साहब बहुत गुर्बत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। चूँकि पार्टीशन के टाइम बहुत से नरसंहार हुए थे, इधर के लोग उधर मारे गए थे और उधर से आते हुए भी नॉन मुस्लिम भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे या शहीद हुए थे अपने अपने देश के लिए या बर्रे सगीर के लिए। उनमें से बहुत सी लाशें ऐसी थी जिनका परिवार उनको छोड़कर चला गया था या छूट गए थे या घायल होने के बाद उन्होंने अस्पतालों में अपनी जान दे दी थी और उनका अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, उन्हें कफन दफन करने वाला कोई नहीं था, उनके लिए जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। इन हालात को देखकर ईदी साहब ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो जो भी रहेगी जाएगी, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अकेले उस इंसान ने अपना एक तांगा बनाया, उस तांगे पे ये जिम्मेदारी कबूल की, जिसके लिए वो किसी भी चौराहे पर खड़े होकर चादर फैलाकर भीख मांगने लगते थे। और अगर कोई गैर मुस्लिम डेड बॉडी उनको मिलती थी तो उसका अंतिम संस्कार करते थे चिता बना के, जैसा होना चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम मिलती थी तो उसकी कब्र में उसको सुपुर्द खाक करके उससे पहले उसके लिए वो जनाजा भी पढ़ते थे। धीरे धीरे इनका ये कारवां बढ़ता गया। जब 2015 की बात है, मैं कराची में था तो उनके बेटे ने कहा कि आज आप आ जाएं, अब्बा जी आपको याद करते हैं, उनसे मुलाकात होगी। हालांकि थोड़े बीमार थे। कराची के एक चौराहे के पास ही इनका ऑफिस है। मैं इनसे मुलाकात करने गया तो जैसा हम लोग सड़क के ढाबे के आसपास, अब आजकल तो पेपर के गिलास में चाय देते हैं, कम आती है। इससे पहले वो छोटा सा गिलास होता था कांच का, चाय वाला गिलास, जिसमें एक छिक्के में 4-6 चाय भर के और चाय बांटा करता था। रेलवे स्टेशन पे शायद ऐसा नहीं होता होगा, पता नहीं, मुझे तो किसी रेलवे स्टेशन पर चाय पीने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, गुजरात का भी दौरा नहीं लगा, तो मैं कह नहीं सकता। खैर, मैं यही बताना चाह रहा था कि वो छिक्के में 6 गिलास चाय आई, एक हमारे आगे रखी, एक खुद ईदी साहब ने ली और जो हमारे साथ मेहमान थे और लोग थे उनको दी। तब ईदी साहब ने कहा कि अरे यार, ये इंडिया से आए हैं, कम से कम इनके लिए तो एक बिस्किट का पैकेट ले आ। तो वहाँ जो उनका सेक्रेटरी था उसने बताया था कि ईदी साहब वही खाना खाते हैं, वही चाय पीते हैं जो मरीज़ों को दी जाती है, जो ड्राइवरों को दी जाती है, या ड्राइवर, स्टाफ या चौकीदार के लिए कोई अलग से नहीं होता। खैर, गपशप लगी, इतने में एक उनका ख़ास आया आदमी, उसने बोला कि ये मरीज़ है कैंसर का और इसको 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत है इमीडिएट दवाई के लिए और हमारे पास पैसे नहीं। ईदी साहब कह रहे कोई बात नहीं, मेरी वो निकालो कुर्सी। तब भी वो व्हील चेयर पर चलते थे, बीमार रहते थे। मुझसे कहते हैं हाँ भैया आओ, चलो। चलें सर, हमने तो दिन ही उनके नाम किया था। 10-50 कदम पे चौराहा है, उन्होंने चौराहे पे कुर्सी रोकी, अपनी चादर बिछाई और चादर बिछा के चुपचाप बैठ गए। पीछे उनका एक लड़का जरूर गत्ते पर लिखकर खड़ा हो गया कि 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत है कैंसर के मरीज़ के लिए। मेन उसमें यही लिखा था 3.5 लाख की ज़रूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिलें खड़ी करते थे साइड में, अपने जेब से पर्स निकाल के उसमें से पैसे नहीं डालते थे,
अपना पर्स छोड़ जाते थे। उस पर्स में उनका शनाख्ती कार्ड भी होता था, उस पर्स में उनका क्रेडिट कार्ड भी होता था, उनका डेबिट कार्ड भी होता था, कैश भी होता था। ऐसे भी 4 आदमी आए जिन्होंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल में से सिम निकाली और मोबाइल फ़ोन उस चादर पर रख दिया। उसको ज़रूर रोक के मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक चिट लगा दी गई उसके एड्रेस की कि ये इस आदमी का मोबाइल फ़ोन है, इस पते का है, ये नंबर है। शायद आधा या पौना घंटा लगा होगा, उनका टारगेट पूरा हो गया। चादर की गांठ बांधी, ऑफिस में आ गए। जिसका पर्स था उसके पैसे निकाले, उसकी रसीद बनाई, पर्स में डाली और ऊपर चिट लगा के उस आदमी के घर भेज दी गई। जिसका मोबाइल था, करीब 8 मोबाइल थे, वो 8 के 8 मोबाइल बाहर टेबल पर लगा दिए गए बेचने के लिए। और उससे पहले उस आदमी को फ़ोन कर दिया गया कि अगर आप अपना मोबाइल वापस ख़रीदना चाहते हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी है, आप कभी भी कितने भी पैसे देके ले जा सकते हैं। एक आदमी ने मना कर दिया था कि मैं एक बार देने के बाद वापस नहीं लूँगा। बहुत छोटे दर्जे का मोबाइल था, कोई आईफोन नहीं था। वो टेबल पर ज़रूर नीलामी के लिए रखा रह गया और शायद 10 या 15 हज़ार रुपये में कोई आदमी उसको ख़रीद के ले गया। उसके साथ उसको रसीद और सर्टिफिकेट दिया गया कि ईदी फाउंडेशन की तरफ से ये मोबाइल इसको बेचा गया है। तो ऐसे इंसान को जिस मुल्क ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, और ना देने का कारण जानते हैं? क्योंकि वो कादियानी थे, गैर मुस्लिम उनको कहा जाता था। जिया भुट्टो के टाइम में ये कानून बना था कि जो कादियानी हैं वो मुस्लिम नहीं होते। और जबकि कुरान कहती है कि कुरान और इस्लाम पूरे आलम के लिए है, किसी ख़ास अरबी या आज़मी के लिए नहीं है, न काले के लिए है न गोरे के लिए है। लेकिन वो ख़ुद को इस्लामिक कंट्री कहता है, जमहूरिया इस्लामिक पाकिस्तान कहता है, और अपने ही मुल्क के बाशिंदों को मुसलमान मानने से इनकार कर देता है। वो हमारे कश्मीर पर अगर तनकीद करता है, अगर हमारे ऊपर ऐसी निशानदेही लगाता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाते, तो लानत है हमारी मीडिया पर, हमारे पत्रकारों पर और हमारे बुद्धिजीवियों पर। खुदा हाफिज़।